दुनिया की समाजी तारीख एक तरह से शहरों की भी तारीख है। वक्त और बदलते हालात ने शहरों को बनाया, बसाया और फिर उजाड़ भी दिया। कहा जाता है कि दिल्ली 7 बार बसी भी और उजड़ी भी, मगर इस तारीख के बनने और बिगड़ने में सदियों किए गए कारनामों का बहुत ही अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान में जब भी बाहर से लोग पहुंचे तो उनका मकसद या तो तिजारत था या हुकूमत। सबने सोने की चिड़िया को या तो लूटा या बसाया या फिर अपनाया। हमारे मुल्क की कहानी, इसके बदलते अक़दार, रिवायतों की पासदारी और इन सब से बढ़कर यहाँ के रहने बसने वालों की जिंदगियों की रंगीनियां, इन सब से मिलकर ही तो बनता है हमारा हिंदुस्तान, जिसका दिल धड़कता है दिल्ली में और रूह पलती है बंबई में, जिसे हम आज मुंबई कहते हैं। मुंबई हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर मौजूद सपनों का शहर, जो कल तक छोटे छोटे 7 जजीरों पर आबाद था। गुजरे कल तक कोलाबा, मजगांव, ओल्ड विमेन आइलैंड, वडाला, माहिम, परेल और माटुंगा साइन अलहदा जजायर थे। मगर बदलते वक्त ने इनको इस तरह जोड़ दिया कि अब ये बहिरे अरब पर दुनिया के मारूफ शहर मुंबई की शक्ल में मौजूद है। अशोक आजम की सल्तनत का एक हिस्सा रहे ये जजायर सन 1343 तक हिंदू राजाओं की तफरीगाह और शिकारगाह बने रहे। सन 1343 में गुजरात के मुसलमान बादशाहों के कब्जे में आने के बाद 200 साल तक इन जजीरों पर उनकी हुकूमत रही, जिसकी कदीम निशानी माहिम में मौजूद ये मस्जिद है। इन जजीरों के असली बाशिंदे थे वो मछेरे जो यहां से अपनी रोजी रोटी पाते थे। सन 1534 में पुर्तगालियों ने, जो मगरबी साहिल के काफी बड़े हिस्सों पांजम, दमन और द्यों पर काबिज थे, हमला करके बंबई को भी अपनी इजारादारी में शामिल कर लिया, जिसके नतीजे में बंबई में रोमन कैथोलिक चर्च तामीर हुई। पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा बम्बाइया, मतलब अच्छी खलीज, गुड पे। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से जब अपना तिजारती मरकज बदलना चाहा, तो बंबई का यह इलाका सिर्फ और सिर्फ सोने के 10 इंग्लिश पाउंड के एवज सालाना लीज पर उन्हें दे दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि बरतानवी ताज ने इस इलाके की कितनी कम कीमत लगाई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सालाना किराए पर हासिल किया कि यहाँ गहरे पानी की खाड़ियों और कुदरती बंदरगाह के तर्ज अमल पर मौजूद जजीरों के दरमियान बड़े जहाजों के लिए एक पोर्ट बनाया जा सके, और वो इसमें कामयाब रहे। बंबई एक बड़ी बंदरगाह में तब्दील हो गया। हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर यह सबसे बड़ी बंदरगाह है। अंग्रेजों ने अपने दौर में गुजराती ताजिरों, पारसी कश्ती बनाने वालों, मुसलमान और हिंदू ताजिरों की मदद से बंबई को तिजारती मरकज में तब्दील कर दिया, और यह मरकज आज दुनिया भर के लिए सबसे खूबसूरत और शानदार मरकज में बदल चुका है। बंबई की तेज रफ्तार से भागती लोकल ट्रेन या सबअर्बन ट्रेन बंबई की जिंदगी का सबसे अहम तरीन और जरूरी हिस्सा है। यहाँ की ये लोकल ट्रेन अगर रुक जाए तो कहते हैं बंबई रुक जाता है। अप्रैल 1853 को 21 मील लंबी रेलवे लाइन तैयार की गई, जो विक्टोरिया टर्मिनस से थाना के दरमियान थी। 1860 में द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे और बंबई, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे का आगाज हुआ। ये वो दौर भी था जब मगरबी साहिली इलाकों के लिए पाबंदी से स्टीमर सर्विस भी शुरू हो गई थी। 1869 में सुएज नहर के खुल जाने से मगरबी ममालिक बंबई से और करीब हो गए, और इस तरह बंबई एक अजीम तिजारती मरकज में बदलने लगा। 1780 में बंबई की पूरी आबादी सिर्फ 13,726 थी, जबकि 1882 तक ये बढ़कर 6,44,405 तक पहुंच गई, और बाद में अगले 100 साल में बंबई की आबादी 9 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। सन 1857 की पहली जंग आजादी के बाद, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों के गदर से मौसूम किया था, ये इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर
बरतानवी बादशाहत के तहत ले लिया गया। 19वीं सदी के दरमियान में बंबई तरक्की करता रहा। ये वो दौर है जब विक्टोरिया टर्मिनस, जनरल पोस्ट ऑफिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, राजाबाई टावर, बंबई यूनिवर्सिटी। सन 1911 में किंग जॉर्ज पंजुम और क्वीन मैरी जब दिल्ली दरबार के लिए हिंदुस्तान आए तो उनके इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया कमान के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया तामीर किया गया, जो आज भी पूरी आन बान से समंदर किनारे खड़ा है और बंबई की पहचान कहलाता है। ये वही गेटवे ऑफ इंडिया है जहां से आजादी के बाद अंग्रेजों की आखिरी पलटन भी रवाना हुई थी। आइए तारीख में चलते हैं। 1885 में बंबई के गवालिया टैंक के मैदान में कांग्रेस का क़याम अमल में आया। इसी मैदान पर 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तारीख साज इजलास में क्विट इंडिया, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज हुआ था। महात्मा गांधी के इस नारे ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। बंबई के इसी मैदान से तमाम मुजाहिदीन आजादी गिरफ्तार कर लिए गए, जिसे आज हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। वक्त और हालात के साथ बंबई बदलकर आज मुंबई हो गया। मुंबा देवी के नाम मौसूम आज का मुंबई दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी फिल्मी सनत का मरकज है। आज हिंदुस्तान की हर जबान में बनने वाली फिल्मों का सबसे बड़ा सेंटर होने के नाते मुंबई करोड़ों रुपए का फिल्मी कारोबार करता है। फिल्म में उर्दू का इस्तेमाल तो शुरू से ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, साहिर गए और जावेद लिखने लगे, उनकी ज़बान में उर्दू के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन उर्दू की तरफ नाटक फ़िल्म की तरफ आए, वो ज़्यादातर उर्दू वाले थे। तो स्क्रीन प्ले, गाने, ये सब, काफ़ी डायरेक्टर भी उर्दू से वाबस्ता थे। तो फिल्म की ज़बान और थिएटर तो चलता ही रहा, मगर ये कहना कि सिर्फ़ उर्दू इस्तेमाल होती थी, थिएटर में जिस माहौल को आप दिखाना चाहते हैं वही ज़बान होती है। तो कहीं ज़्यादा आम फहम ज़बान, अगर आप कोई मुग़लिया फ़िल्म दिखा रहे हैं जैसे अनारकली या मुग़ल आज़म, तो उसमें ज़्यादा उर्दू होती है, या लखनऊ से वाबस्ता कोई फ़िल्म है। आजकल की फ़िल्मों को देख लें तो वही भाषा है जो बम्बईया आजकल की भाषा है, जिसको मैं आजकल की भाषा बोलता हूँ। वो न हिंदी है, न उर्दू है, न संस्कृत है, न कुछ और है, मिली जुली सी भाषा है, वही भाषा का वो रह रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी भी जोधा अकबर आएगी। कुछ लोग हैं जैसे गुलजार साहब हैं, जावेद साहब हैं, उनकी भाषा सुन के, अगर जावेद साहब बोलते हैं तो उनको सुन के लगता है कि बात में वज़न है। तो वैसी वज़नदार बातें और वैसे वज़नदार लोग ही आजकल कम हो रहे हैं। तो वही बात उर्दू के साथ भी हो रही है। आप जितने भी पुराने गीत देखिए, पुरानी गज़लें देखिए, पुरानी फिल्मों के गाने देखिए, उनमें एक रस था, उनमें एक फील था, भाव था, जो आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक बात को कहने के तरीके थे, कुछ शब्दों में बहुत कुछ कह दिया जाता था, जो आज कम लगता है। मैं फिल्म से मेरा ताल्लुक़ है और थिएटर से भी मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और मैं ये बात बड़े दावे से कह सकता हूँ कि जो फिल्में लिखी जा रही हैं, अब जो आजकल भी लिखी जा रही हैं, उसमें उर्दू की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उर्दू एक ज़्यादा आसानी से समझी जाने वाली ज़बान है, पूरे हिंदुस्तान में समझी जाती है। ये पहली बात। दूसरी बात, आप गानों को ले लीजिए, गानों में जिस तरीके से उर्दू के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादा पॉपुलर होता है। मैं नहीं समझता कि हिंदी के अल्फाज जो हैं वो इस तरह इस्तेमाल होते हैं जिस तरह उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो पुरानी फिल्में थीं, जैसे मिसाल के तौर पे पुकार,
या मिसाल के तौर पे मुग़ल आज़म, अनारकली, मेरे महबूब, ये तमाम फिल्में यादगार फिल्में हैं जो जिनकी ज़बान उर्दू थी आज। और जो आखिरी फिल्म मुझे जो याद है वो उमराव जान है। शायर उर्दू में थे, बेहजाद लखनवी ने कुछ लिखा, आज़ाद साहब ने कुछ लिखा, केदार शर्मा जी ने जो लिखा, ये सारे लोगों ने उर्दू में सही पूरे प्योर उर्दू में लिखा। जहाँ तक फ़िल्म इंडस्ट्री का सवाल है, मेरे ख़्याल में हमारी ज़्यादातर फ़िल्में, यहाँ तक कि 90% फ़िल्में जो हैं उसमें उर्दू का इस्तेमाल है। हमारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो उर्दू पे बेस्ड हैं, और डायलॉग्स और डायलॉग डिलीवरी और किसी भी ख़याल को या किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट करते हुए उर्दू का एक बहुत ही हसीन और बहुत ही ज़रूरी अहम रोल रहा है हमारी फ़िल्मों में। जो भी मैंने 70-80 फिल्में मेरी रिलीज़ हुई हैं उसमें मैंने ज़्यादातर में डायलॉग लिखे हैं, और डायलॉग में हमेशा मुझसे ये कहा गया है कि आसान लफ्ज़ों का ख़ास तौर से उर्दू का अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुंबई आज हिंदुस्तान का तिजारती, सकाफती, तहजीबी और सबसे बढ़कर तरक्याती सरगर्मियों का मरकज है। उर्दू जबान और अदब के फरोग में इस शहर और इस शहर में रहने बसने वाले अदीबों, शायरों, फनकारों और अदब नवाजों ने अहम रोल अदा किया है। अंजुमन इस्लाम तकरीबन 130 बरस पुराना अदारा है। 1874 में बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी ने उसकी बुनियाद डाली थी। उन्होंने तो एक स्कूल से इसे शुरू किया था, और अंजुमन इस्लाम में तकरीबन 72 इंस्टीट्यूशंस हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर तो एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और तकरीबन 1,10,000 तलबा यहाँ तालीम पाते हैं। 3 हमारे यतीम खाने हैं, 2 लड़कियों के और 1 लड़कों का। तो इंस्टीट्यूशंस में हमारे प्रोफेशनल तालीमात पर पिछले 10 बरस में, 15 बरस में बहुत काम हुआ है। हमारा यहाँ का साबु सिद्दीक इंस्टीट्यूशन जो है उसमें पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और इसके अलावा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, तिबिया मेडिकल कॉलेज है। ऐसे हमारे यहाँ कई तालीम की सहूलियात मुयस्सर हैं। बुरहानी कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ 1970 में, लेकिन शोबे उर्दू 1972 से क़याम पाया, और तब से ये बहुत ही एक्टिव डिपार्टमेंट रहा है। और क्योंकि कॉलेज के मज़गांव एरिया में पाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा हद तक पॉपुलेटेड है नॉर्थ इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन से, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है। उर्दू मीडियम ना होते हुए भी उर्दू का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा उनकी तालीम का हिस्सा उर्दू में हो जाता है। बल्कि मैं ये कहूँगी बायलिंगुअल है, जहाँ टीचर्स अंग्रेज़ी में पढ़ा के फिर वही चीज़ें स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए उर्दू में भी उनको प्रॉम्प्ट करते हैं। इन इदारों में आकर जो काम करने की बात हो रही है और जहाँ लुत्फ़ मिल रहा है हमको काम करने का, और यकीनन बड़ा यहाँ काम हो रहा है, और यहाँ उर्दू की कैफियत बड़ी मुस्तहकम है। और इस इलाके में इस पसमानदगी को हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि जिस जज्बे से लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो ये मुस्तकबिल के लिए बड़ी खुशगवार अलामत है, और खुश आइन मुस्तकबिल की, ताबनाक मुस्तकबिल की एक बेहतरीन अलामत है। जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत ही अजीम उर्दू की शख्सियत थी, जिसमें शायर, फ़नकार, अदीब, मैं नाम लेकर आपको बता सकता हूँ कि सिकंदर अली वजद, खुरतुन एन हैदर, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अली सरदार जाफरी, ज़ोए अंसारी, एजाज सिद्दीकी, और इसके बाद में बहुत सारे नौजवान फ़नकार जो हमारे सामने आए, जो हमारे उर्दू प्रोग्राम के ताल्लुक़ से सामने आए। जो पहला कमर्शियली वायबल थिएटर हिंदुस्तान में बना, एक तरह से देखा जाए तो उर्दू में ही बना, और वो पारसी
कंपनी वालों की तरफ से बना, जिन्होंने बाकायदा नाटक की कंपनियां खोली और उनको लेकर हिंदुस्तान के तमाम शहरों में वो घूमते रहे और उनके शोज़ करते रहे, और बॉम्बे में भी। उर्दू के काफ़ी ड्रामे हो रहे हैं बम्बई में ख़ास तौर पर, और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। बम्बई में भी काफ़ी काम हो रहा है उर्दू में। हमारे एक दोस्त हैं आकर्ष खुराना, वो 2 ड्रामे कर रहे हैं। एक गुलाबो बेगम किसी पूर्वा शुक्ला ने लिखा है, बहुत अच्छी ज़बान है उसकी, मैंने ख़ास तौर पे पढ़ा है मैंने वो ड्रामा। उसके बाद उन्हीं के ग्रुप से शिवानी तंसाले और सुमित व्यास एक ड्रामा कर रहे हैं शौकत थानवी की कहानियों पर, ज़रा तरन्नुम से। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा। और मेरे ख़्याल में अगर सही ढंग से पेश किया जाए तो उर्दू ज़बान में एक कशिश है, एक जाज़बियत है, तो लोगों को अच्छी लगती है। सिर्फ ये है कि एक्टर्स जो हैं वो सही ढंग से अदायगी करें, तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दें। पारसी थिएटर का ये एक बड़ा मरकज़ था यहाँ बम्बई में। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर लोग चूँकि पारसी थिएटर से ही शुरुआत में आए थे, तो वो उर्दू में ही लिखते थे, उर्दू में ही सोचते थे, उर्दू में ही बोलते थे। ड्रामों का जो आरंभ था उस वक्त में इप्टा यहाँ पर उर्दू ड्रामे खेला करती थी। उस वक्त में आखिरी शबा बहुत पॉपुलर ड्रामा था उनका, आज़रा ख्वाब हो कर चुका था, जो कि मैंने नहीं देखा। लेकिन ये खालिस उर्दू ड्रामे कहे जाते थे। थिएटर्स में, फिल्मों में सिर्फ उर्दू का ही इस्तेमाल किया जाता था, उर्दू ज़बान का। जैसे पारसी थिएटर था, सुराब मोदी का थिएटर था, पृथ्वीराज जी का थिएटर था, पृथ्वी थिएटर। आगा हशर कश्मीरी के जितने भी ड्रामे होते थे वो सब उर्दू में होते थे। थिएटर में उर्दू की आज भी अहमियत है, क्योंकि स्पीच जब आपको सिखाते हैं तब भी उर्दू लफ्ज़ों का ध्यान दिया जाता है। बहुत से नाटक उर्दू में हैं जो बहुत अच्छे हैं। तुगलक है, क़ैद हयात है, और थिएटर में तो उर्दू की जगह रहेगी। थिएटर में क्या, बाकी बोलचाल में भी उर्दू तो रहेगी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान की दोनों भाषाएं थी, हिंदी और उर्दू, और इन दोनों को मिलके हिंदुस्तानी बनती है। थिएटर तो शुरू में, जो आज का आधुनिक नाटक अगर आया भी है तो वो पारसी नाटकों से आया है। और पारसी नाटकों में एकमात्र राधेश्याम कथावाचक को छोड़ दिया जाए तो सारे ड्रामे उर्दू में ही लिखे जाते थे। तो उर्दू को हटा के थिएटर की शुरुआत ही नहीं देख पाएंगे हम, आधुनिक नाटकों की तो कम से कम। मेरे सारे ड्रामे, चाहे वो तुम्हारी अमृता हो या आपकी सोनिया हो या बेगम जान हो, 1-2 को छोड़ के सब जो है वो बिल्कुल रवा दवा उर्दू में लिखे हुए होते हैं। जब मैं तुगलक कर रहा था, जो कि पर्शियन भाषा शब्दों से भरा हुआ है, हमारे बहुत सारे गुजराती दोस्त ड्रामा देखते थे और इंटरवल में बाहर खड़े होकर बोलते थे कि भाई ये बीवी कारंत ने क्या ट्रांसलेशन किया है साहब, ये क्या गिरीश कार्नाड ने लिखा है, और क्या डायलॉग लिखे हैं बीवी कारंत ने, क्या शू जवान है, शू डायलॉग है, सांभल में आवतो नहीं। यानी वो भाषा की बराबर तारीफ कर रहे हैं कि क्या डायलॉग है और क्या अदायगी और क्या है, कब बस समझ में नहीं आता। और उसके बावजूद लोग थिएटर में जाते हैं और बाकायदा मज़ा लेते हैं। तो कह रहा ये कि अल्फाज के सही मानी आपके समझ में आते हैं या नहीं आते, वो बहुत ही कम मानी रखती है। असल चीज़ ये कि उसका भाव। उर्दू के फ़रोग़ देने में ये गज़ल गुलकारों ने बहुत ही बड़ा अपना काम यूँ पेश किया कि उन्होंने उर्दू गज़ल को गाकर मुख्तलिफ़ कैसेट्स के और VCR वगैरह के ज़रिए दुनिया के एक कोने में यूँ फैलाया कि गज़ल और आवाज़ लाजिम व मलजूम हो कर रह गई, जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ जगजीत सिंह का ख़ास तौर पे, उसके बाद पंकज उदास हैं, अनूप जलोटा, तलत अज़ीज़, ग़ुलाम अली और कई और नए फ़नकार, अनूप जलोटा वगैरह। इन लोगों ने अदब की यूँ खिदमत की है कि उर्दू गज़ल को स्टेज के ज़रिए
कैसेट और वीसीआर के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में फैलाया है, और ये उनकी देन है और उनका एक तरह से ताउन है उर्दू के लिए। मैं सिर्फ ये जानता हूँ जो ज़बान मोहब्बत की ज़बान है, सलीके की ज़बान है, वो उर्दू है। उर्दू वो ज़ुबान है जो वहाँ से यहाँ तक आती है। कहते हैं उर्दू यूँ लिखी जाती है, उर्दू यहाँ से वहाँ नहीं, दिल के करीब आती है। उर्दू दिल की भाषा है। अगर हमें उर्दू से, अपनी ज़बान से मोहब्बत है तो हम इतनी क़ुरबानी देने के लिए तो हमको तैयार रहना चाहिए कि थोड़ा सा वक्त हम दे सकें। मेरे ख़्याल से बम्बई में उर्दू तब शुरू हुई जब 1857 के बाद बहुत से लोग भाग के, ख़ास तौर से आगरे से इस तरफ आए थे। और दूसरा ये कि ये तिजारती शहर है, तो जिस चीज़ से पैसा कमा सकता है इंसान, उसमें उर्दू का इस्तेमाल हुआ। किसी भी भाषा के संस्कार वाली बात नहीं रही है, वही हम उर्दू के लिए भी कह सकते हैं। जिस वक्त मैं आया फिल्म इंडस्ट्री में, दैट वाज 47, आज़ादी के कुछ दिन बाद ही मैं चला आया था यहाँ पे, तो मुझे पहली नौकरी उर्दू की वजह से मिली थी, क्योंकि मैं उर्दू जानता था। और केदार शर्मा जी का जो उर्दू वाला असिस्टेंट था वो चला गया, और उस ज़माने से आज तक भी उर्दू का इस्तेमाल अभी तक हो रहा है। ये ज़रूर है कि जब उर्दू में ज़्यादा लोग सोचते थे, उर्दू में ज़्यादा लोग लिखते थे, तो जो लोग भी अदब से जुड़े हुए लोग थे और पारसी थिएटर और फिल्मों में काम करने के लिए वो यहाँ इसलिए ज़्यादा आते थे क्योंकि उन्हें लगता था ये सबसे बड़ी मंडी है, और अपने साथ अपनी ज़ुबान और अपनी अदब और अपना तलफ़ुज़ भी लेके आते थे। ये सब हमारे इख्तियार में है। अगर आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, अगर हम उसे ये ज़बान नहीं सिखाएंगे, अगर उसे इस ज़बान से हम मुतारिफ़ नहीं कराएंगे, तो ये ज़बान तो बस घुट के मर जाएगी। फ़िक्शन की तारीख़ तो 100-125 बरस की है, लेकिन जब हम फ़िक्शन के और फ़िक्शन निगारों के कारनामों पर नज़र डालते हैं तो बम्बई एक बहुत अहम मकाम बम्बई का है फ़िक्शन में, क्योंकि हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले ही यहाँ पर बड़े बड़े अफसाना निगार बम्बई में इकट्ठा हो रहे थे। उसकी एक वजह तो यहाँ की फ़िल्म नगरी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर चले आ रहे थे, जिसमें ख्वाजा महमूद अब्बास, मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, कुर्रतुल हैदर, इन कई बड़े नाम हैं जो आज फ़िक्शन के बहुत बड़े सितारे हैं। क्योंकि ये एक सनती राजधानी का दर्जा रखता है ये शहर, इसलिए गाए बगाए जो है वो उर्दू रसाइल यहाँ से निकलते रहें और उर्दू अदब की खिदमत में जो है वो माविन व मददगार साबित होते रहें। उर्दू ज़बान जो है वो इतनी नफीस है, इतना हुस्न है उसके अंदर, उसके लहजे में एक अजीब तरह की मतलब गोलाई और ख़ूबसूरती है। उर्दू शायरी से आपके पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर, आपके अंदाज़, आपकी बातों में, आपकी हर चीज़ में एक कशिश और एक हुस्न जिसे कहते हैं अपनी चोटी पे, वो आप इम्बाइब कर लेते हैं। बहरहाल बम्बई की समाजी, अदबी, फिल्मी, सियासी और माशी ज़िंदगी के हर पहलू में उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत का पहलू वाज़े और रोशन दिखाई देता है। मुमताज़ शायर सरदार जाफरी मरहूम ने अपने अशार के ज़रिए बम्बई को यूं खिराज तहसीन पेश किया। न जाने क्या कशिश है बम्बई तेरे शबिस्ता में, न जाने क्या कशिश है बम्बई तेरे शबिस्ता में, कि हम शाम अवध सुबह बनारस छोड़ आए। हमारे जिस्म कुंदन हो गए हैं तेरी किरणों से, हमारे जिस्म कुंदन हो गए हैं तेरी किरणों से, इसी की चांदनी ने तो हमारे मुंह धुलाए हैं। तेरे जिंदा की तारीकी में रातें हमने काटी हैं, तेरे जिंदा की तारीकी में रातें हमने काटी हैं, तेरी सड़कों पे सोए, तेरी बारिश में नहाए हैं। मगर फिर भी हमारा आलमे मेहरो वफा ये है कि तुझको लखनऊ की तरह सीने से लगाए हैं। कुछ भी कहिए, कल भी ये सपनों का शहर था और आज भी है। कल भी ये हमारे दिलों का मरकज था और आज भी है, और शायद कल भी रहेगा।
हर तरक्की के साथ अपना रुख बदलने वाला शहर जो दिन को ही नहीं रात को भी जागता है, बिल्कुल इस तरह जैसे कभी सोता ही नहीं, बिल्कुल एक जिम्मेदार इंसान की तरह जिसे सबकी फिक्र रहती है, इस ख्याल से कि शायद किसी को मेरी जरूरत पड़ जाए। इसलिए बंबई हमेशा जागता रहता है और अपनी बाहों को खोले सबका इस्तकबाल करता है, बिल्कुल अपनों की तरह पूरी अपनाइयत से।